आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरी लगन के साथ आप लोग जो है लग चुके होंगे और तैयारी भी आप लोग अच्छे खासा जो है कर रहे होंगे। आज की क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 के हैं और आप जो है साइंस स्ट्रीम रखे हुए हैं, देखिए इस क्लासेस में आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर से जो है कई सारे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में जो आपलोग को देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप झारखंड बोर्ड की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आपने अभी तक एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 12 के साइंस वाले बैच में यानी कि संकल्प बैच में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर अन्य स्टेट की भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अन्य स्टेट के आप विद्यार्थी हैं, तो आप इस क्लासेस में आप लोग ज्वाइन रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जो है आप लोगों को क्लासेस देख करके जाना है। देखिए आज की क्लासेस जो होने वाली बच्चों, जो कि क्लास 12 का, जो कि आपका साइंस स्ट्रीम वालों का बायोलॉजी सब्जेक्ट जो रखे हुए हैं, यानी कि जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक, जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग आसान भाषा में समझने वाले हैं। हर एक टॉपिक को हम लोग आसान भाषा में आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। पूरी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि 1 से 2 बार रिवीजन करने के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस क्लासेस को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक जो है ज्वाइन करते रहना है, एकदम पूरी तरह से फुल्ली वॉच करना है। अगर आपको क्लासेस में कहीं पे भी डाउट नजर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना डाउट नेट जो है पूछ सकते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों मैंने जो है अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी आप लोग जो है अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि क्लास 12 के साथ साथ जो है नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो नीट के एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी ये क्लासेस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों हो चुका है आगाज रन की युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को संघर्ष पूरी तरीके से जो है करना है, पूरी लगन से पूरी ईमानदारी से जो है आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप लोगों को लग जाना है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर जरूर करते जाइएगा और जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और एप्लीकेशन में जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि वहां पे रेगुलर आप लोग जो है क्लास कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों क्लास की ओर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो आपका पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो देखिए बच्चों क्लास 11 में हम लोग जो है रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं, लैंगिक जनन के बारे में पढ़े हैं और लैंगिक जनन के बारे में पढ़े हैं। और यह जो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है पुष्पों में जो पुष्पी पादप हैं उसमें जो लैंगिक प्रजनन होती है उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या जो है प्रोसेस होता है, क्या क्या पुष्प का स्ट्रक्चर को समझना होता है और पुष्प के स्ट्रक्चर से यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है फूल का जो अनुप्रस्थ काट है उसकी जो संरचना है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है और कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों स्ट्रक्चर को भी समझेंगे और उसके हर एक फंक्शन को समझेंगे, है ना। जैसे कि मान के चलिए जो है आपका एमएमसी हो गया, मेगा जो आपका मादा युग्मक भेद हो गया, है ना। जैसे कि आपका जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो है कौन कौन से जो लेयर आते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद जो है पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे, यानी पोलन ग्रैंड के बारे में समझेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना समझिए बच्चों कि फूल जो है वो क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फूल जो है वो क्या है। जैसे हम पूछेंगे ना भैया कि फ्लावर क्या है तो हम लोग कहेंगे तो फ्लावर तो क्या है, आप कंफ्यूजन, अरे फ्लावर क्या है भाई, फ्लावर क्या है, तो हम लोग ये कहेंगे फ्लावर क्या है। तो आप एक शब्द में कहते हो, आप एक शब्द में बताओगे फ्लावर जो है ना वो पौधा का ही भाग है, लेकिन कौन सा भाग है तो आपको ये नहीं पता है। तो सबसे पहले उसको समझिए कि पौधा का ये फूल जो है यानी फ्लावर जो है वो पौधा का एक जो है रूपांतरित तना से बनता है, यानी कह सकते हैं कि ये जो है क्या है रूपांतरित तना है। और यह जो है पुष्प जो है एक लैंगिक भाग है। पुष्प जो है पौधों का क्या है एक लैंगिक भाग है। और यह जो है लैंगिक भाग हम क्यों कह सकते हैं, तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का जो है कार्य होता है। लैंगिक जो है इसमें जो है जनन की प्रक्रिया भी होती है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो किस किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए हवा के द्वारा भी होता है, जो है कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है, वो भी
चीजें हम आगे जो है क्लासेस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इतना समझिए कि देखिए बच्चों यहाँ पे कहेगा पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन, कई कितने मतलब जो है कई सारे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। देखिए याद रखिएगा कि पुष्प जो है किसी भी पौधों का लैंगिक भाग होता है जिससे कि लैंगिक प्रजनन की सभी क्रियाएं जो है संपन्न होती है। पुष्प पौधों के तना के रूपांतरण का भाग से बनता है। याद रखिएगा कि जो है पुष्प जो है किसी भी पौधों का क्या होता है, ये लैंगिक भाग होता है और यह जो इसका निर्माण होता है, पुष्प जो बनता है वो तना का रूपांतरित भाग से बनता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। और साथ ही बच्चों पुष्प में जो है लैंगिक प्रक्रिया, लैंगिक की जो क्रियाएं होती है वो पूरी तरह से संपन्न होती है। देखिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान में याद रखना है कि लैंगिक प्रजनन के अलावा जो है पुष्प जो है मनुष्य के जीवन में, उनकी जो है दैनिक जीवन में जो है कई सारी जो है भूमिकाएं निभाती है, बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंस वर्क जो होता है ना। याद रखिएगा कि लैंगिक प्रजनन के अलावा जो है पुष्प जो है मानव जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में काफी महत्व होता है। जैसे कि हम लोग जो है सजावट करते हैं, डेकोरेशन का जो है काम करते हैं, या जो है हम कोई चीज फंक्शन कर रहे हैं उसमें जो है फूलों से जो है डेकोरेट करते हैं, है ना, सजाते हैं। या नहीं तो हम लोग जो है किसी भी चीजों के लिए जो है उसको जो है मतलब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से हम फूल खुश हो जाते हैं तो उसको हम फूल गिफ्ट करते हैं, है ना, गिफ्ट में जो उसको जो है गिफ्ट बॉक्स देते हैं, तो मतलब ये तो उसमें फूल जो है लगाते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो होता है ना मनुष्य के जीवन में जो है फूल जो है सुंदरता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है और आदर का भी प्रतीक है। यही नहीं बल्कि जो है मनुष्य जीवन में हर एक व्यक्ति जो है अपनी आस्था और अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। तो ईश्वर के प्रति जब आस्था रखता है तो ईश्वर की जब हम लोग पूजा करते हैं, है ना, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि फूल को चढ़ावा देते हैं। तो वो क्या हो गया बच्चों की यहाँ पे याद रखिएगा कि मनुष्य जो है अपने जीवन में जो है आस्था, भावना और पूजा का भी प्रतीक है। ये कौन सा, यानी पुष्प जो है मनुष्य के जीवन में जो है ये भगवान की आस्था के प्रति, है ना, जो है उनकी भावना के प्रति और जो है पूजा के प्रतीक को भी दर्शाता है। याद रखिएगा ये कई सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेगा तो भैया आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब समझते हैं। देखिए पुष्प का हम लोग जान गए कि पुष्प क्या है ना, ये जो है मनुष्य के जीवन में जो है क्या क्या जो इसका योगदान होता है, क्या इंपॉर्टेंस है मनुष्य के जीवन में। तो बच्चों अब आप याद रखिएगा इसको, है ना। साथ ही प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जब फूलों का हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं और उसका रखरखाव करते हैं। तो अब यह समझिए कि जब फूलों का हम खेती करते हैं और उसका रखरखाव करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, जिसको हम लोग जो है पुष्प कृषि भी कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पुष्प कृषि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा नोट में, इसको आप लोग कॉपी में उतारते जाइएगा। साथ ही प्यारे बच्चों मैंने हर बार कहा है और एक बार फिर से कह रहा हूं कि जब भी आप लोग क्लास करने के लिए बैठे, जब भी आप क्लास के लिए जो है अगर ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, या आप जो है रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा और जितना भी हम लोग जो है टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करके बता रहे हैं, जितना भी टॉपिक आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को कोशिश कीजिए आप कॉपी में उतारने की। इससे क्या होगा कि जब आप क्लास भी देख रहे हैं उसके बाद, क्लास खत्म होने के बाद जो है आप सिर्फ जो है कॉपी अपना पलटा करके आप जो एक बार सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि इतना आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से, कंठस्थ जो है आपको दिमाग में जो है बैठ जाएगा और एग्जाम में आप जो है 4 कराओगे। इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आप लोग बना करके आओगे, है ना। तो ये काम आप लोगों को जरूर कर लेना है, याद रखिएगा। चलिए नोट में आप देख लीजिए बच्चों, याद रखिएगा, है ना। देखिए फ्लोरिकल्चर, याद रखिए बच्चों कि फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्प कृषि, याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है पुष्प के कृषि उत्पादन एवं रखरखाव का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प की कृषि एवं उनके रखरखाव को क्या कहते हैं। तो भैया याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, पुष्प कृषि कहते हैं, या नहीं तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर। याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, है ना। चलिए अब समझते हैं बच्चों की
फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, है ना, पुष्प का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इसको आप लोग जो है कॉपी में उतारते जाइएगा, पूरा 3D मॉडल के अनुसार 3D पिक्चर के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि बारीकी से आप लोग समझ पाए और एग्जाम में एक भी सवाल आपका ना छूटे, तैयारी एकदम बेहतर होनी चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए जो समझिए फ्लावर की संरचना, जो पुष्प की संरचना है उसके बारे में समझेंगे। देखिए पुष्प क्या है, एक मैंने अभी बताया कि पुष्प जो है पौधों का एक रूपांतरित तना है। क्या है बच्चा, याद रखिएगा, पुष्प जो है तना का रूपांतरित भाग है जिसमें कि फ्लोरल लिप्स एक विशेष क्रम यानी कि वोरल में जो है व्यवस्थित होता है। वैसे तो पुष्प अलग अलग आकार एवं संरचना का होता है, परंतु सभी पुष्प की आधारभूत संरचना जो है प्रायः समान होती है। देखिए हम लोग यह जानते हैं बच्चों, हम लोग यह जानते हैं कि सभी जो है अलग अलग कलर का, अलग अलग जो है रंग का, अलग अलग जो है सुगंध का, गंधयुक्त का जो है मतलब जो है पुष्प होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अलग अलग आकार का होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा हो, कोई बड़ा बहुत बड़ा होता है, किसी की पंखुड़ी जो है काफी छोटा होता है, उसका डंठल बड़ा होता है, किसी का डंठल कम होता है तो उसका पंखुड़ी बड़ा होता है। कई प्रकार के जो है मतलब पुष्प होते हैं, ठीक है। और इसकी जो आधारभूत जो संरचना होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बनावट होता है ये समान होता है, चाहे वो बड़ा पुष्प हो या छोटा पुष्प हो, है ना। सबका जो है क्या होता है, आधारभूत जो संरचना होता है वह एक समान होता है, एक ही तरह का होता है, याद रखिएगा। एक समान पुष्प में जो है 4 चक्र जो है पाया जाता है, जो कि क्रमशः इस प्रकार से है। पहला यहाँ पे समझिएगा कैलस, है ना, पहला जो क्या होता है कैलस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, बाह्य दल पुंज कहते हैं, है ना। और जो उसके बाद केलोरा को बच्चों याद रखिएगा, है ना, कोरोला को याद रखिए, केरोला को जो है दलपुंज कहा जाता है, दलपुंज जो है कहा जाता है। एंड्रोशियम को जो है, एंड्रोशियम जो कि तीसरा है एंड्रोशियम, इसको हम लोग पूमंग कहते हैं, है ना, पूमंग कहते हैं। और गैनेशियम जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं जयांग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि एक सामान्य पुष्प का जो है 4 चक्र होता है, 4 व्योरल होता है, जो कि पहला क्या हो गया बच्चों, पहला हो गया कैलस हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कोरोला, और तीसरा हो गया एंड्रोशियम, और चौथा हो गया गैनेशियम। अब देखिए ये जो लेयर है, ये जो आपका चक्र है, अब इसको पूरा डिफाइन करके हम समझेंगे कि ये क्या है और इसका जो है पुष्प के लिए क्या क्या कार्य होता है, ये पुष्प में जो है क्या योगदान अपना निभा रहा है, क्या योगदान रहता है इसका, उसको हम समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों इंपॉर्टेंस का देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। पुष्प जो है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सामान्य पुष्प के भाग हैं, जो कि आप यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, आप यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर आप पहला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो है पुष्प का पृष्ठ भाग है, और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है। देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वाला जो हरा रंग का आप यहाँ पे देख रहे हो, पत्ती नुमा, हरा रंग का एक पत्ती नुमा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो पुष्प के अंदर, तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, इसको हम लोग जो है कैलक्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने बताया, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो बड़ा वाला जो पंखुड़ी है, ये जो पंखुड़ी है ना, बड़ा वाला जो पंखुड़ी है, पत्ती है, इसको कहा जाता है केरोला। ये जो है केरोला होता है, ये अलग अलग कलर का होता है, रंगीन होता है, और ये जो है सुगंध युक्त होता है। और इसी के कारण से जो है कीट जो है वो आकर्षित होता है, और कीट के द्वारा जो है पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, उसके बाद फल का निर्माण होता है। वो भी हम इसी क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, समझेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है दल पुंज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चा, दल पुंज कहते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास 11th में ही मैंने बताया था, ये जो है गेहूं का जो बीज होता है, आपने गेहूं देखा होगा, है ना जी, सीड्स तो देखे होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए बच्चों याद रखिएगा, तो गेहूं का जो बीज होता है उसी के आकार का जो है ये जो है देखने को मिलता है। और यह बच्चों याद रखिएगा, यह जो होता है ना, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये जो होता है ना, याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है, कभी पिक्चर में दे देगा और बोलेगा ये किस आकार का होता है, तो ये किस आकार का होता है, आप कहेंगे कि ये जो है 2 पालिये होता है, यानी किस प्रकार से होता है, मैं पिक्चर बनाता
एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो है इस प्रकार से जो है द्विपालीय होता है ना, ये क्या होता है द्विपालीय होता है। ये इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग, इसके अंदर जो होता है परागकोश है ना, इसको इसके अंदर जो है मतलब परागकण होते हैं है ना, पोलन ग्रैंड जो है पूरी तरह से भरा होता है, पोलन भरा होता है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। और यह क्या होता है, यह नर भाग होता है, ये जो है यह बच्चा याद रखिएगा, ये पुष्प का नर भाग होता है जिसको हिंदी में पुमांग कहते हैं है ना, पुमांग कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं है ना। और यह जो है डंठल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यह जो इस प्रकार से ये जो आकृति है पूरी तरह से, ये आकृति को, इस आकृति को बच्चों याद रखिएगा, ये आकृति जो होता है ये मादा होता है ना। इसको हम लोग गैनेशियम कहते हैं, यानी कि जयांग कहते हैं। और यह क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, यह जो है पुष्प का फीमेल पार्ट होता है ना, याद रखिएगा। इसको आप समझ गए, स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए आगे जो है पूरा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए, इसको आप यहाँ पर जो है अच्छे से देखिएगा। इसको देखिए कि पुष्प की जो संरचना है, इसका एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावर, इसको आप समझिए। अब देखिए, वो तो हम अनुप्रस्थ काट देखे है ना, ऊपर से देखे, और पुष्प, अब यहाँ पे अंदरूनी भाग को देख लेते हैं कि पुष्प में किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो याद रखिए बच्चों, अभी हमने जस्ट आप लोगों को बताया कि पुष्प का जो है 4 जो है वोरल होता है, 4 चक्र होता है। कौन कौन सा, कैलक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गैनेशियम होता है, याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा कि ये जो आपका ये क्या है पूरी तरह से, ये क्या है बच्चा, ये जो है पूरी तरह से मादा भाग है ना, ये मादा भाग है। और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में जो फिंगर नुमा जो संरचना दिया गया है, अंगुली नुमा जो संरचना दिया गया है, इसको जो है पुष्प का स्टिग्मा कहा जाता है, यानी कि वर्तिकाग्र कहा जाता है। और ये क्या है, फीमेल पार्ट है ना, ये क्या बच्चा, ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, कि परागकण, ये परागकण को जो है अपने अंदर जो है ग्रहण कर लेता है। उसके बाद ये स्टाइल के द्वारा, ये जो वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र है, देखिए वर्तिका स्टाइल के द्वारा जो है, ये जो है परागकण को जो है वो अंडाशय के अंदर जो है ले जाता है। इसके अंदर जो है ओव्यूल का जो है निर्माण होता है, बीज का जो है फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये फल का निर्माण होता है, ठीक है। ये सब समझ गए। उसके बाद अब थोड़ा सा देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो यहाँ पे ये बताया था, ये जो है मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये जो है दुपाली होता है ना, जिसको जो है बिलोव्ड कहते हैं है ना, जिससे बिलोव्ड कह सकते हैं कि जो है बिलोव्ड रहता है। और इसको जो है परागकोश कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलन सेट। और यह जो है प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की जो डंठल दी गई है, ये जो है डंठल दी गई है, इसको जो है तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। और ये पूरी तरह से ये जो पंखुड़ी है, ये अंदरूनी वाला जो पंखुड़ी होता है, ये वाला जो बड़ा वाला जो लेयर है पंखुड़ी का, जो सुगंध युक्त होता है, उसको जो है पंखुड़ी यानी कि पेटल कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, और यह जो है पत्ती नुमा जो संरचना हरा रंग का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बाह्यदल कहते हैं, यानी कि कैलक्स कहते हैं। और इस रचना को प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, इस रचना को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं है ना, क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। तो फिगर तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपका जो फ्लावर का जो फिगर होता है, फूल का जो पिक्चर होता है, वो किस प्रकार से होता है ना। चलिए अब इसका पूरा तरह से डिफाइन करते हैं कि जो चारों लेयर होता है, पुष्प का जो चारों लेयर है, पुष्प का जो चारों चक्र है, उसको हम पूरी तरह से डिफाइन करते हैं, पूरी परिभाषा को हम लोग समझेंगे। देखिए पहला मैंने बताया था कैलक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज कहेंगे। तो कैलक्स को समझिएगा कि यह फ्लावर का पहला तथा सबसे निचला चक्र है। इसके एक इकाई को स्पेल कहते हैं। इसके एक इकाई को क्या कहा जाता है, स्पेल कहा जाता है। यह जो है सामान्यतः हरे रंग का पत्तीनुमा संरचना होता है। और इसका मुख्य कार्य जो है फ्लावर के अनेक जो है कार्यों को जो है रक्षा करना होता है। साथ ही प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि आपका जो पुष्प जब खिलने से पहले तक उसके अन्य चक्र की जो है रक्षा करना
होता है। याद रखिएगा कि कैलक्स का जो कार्य होता है, बाह्यदल पुंज का जो मुख्य कार्य होता है, जो पुष्प के खिलने से पहले तक के अन्य जो चक्र होते हैं उसकी सुरक्षा करना होता है। आपने पुष्प को देखा होगा तो आपने देखा होगा बच्चों कि ये जो हरे रंग का पत्तीनुमा देख रहे होंगे, पत्तीनुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पुष्प जब तक नहीं खिला है उसको, जब ये जो है ये कली में ही है ना, ये जो है कली ही बना हुआ है, तो उसको क्या करता है कि ऊपर से इस प्रकार से ढका रहता है, और ये क्या करता है कि बाहरी आवरण से भी उसको बचाता है, और साथ ही और अन्य जो चक्र होता है उसको भी सुरक्षित रखता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां समझिए कोरोला के बारे में। देखिए, दलपुंज यह पुष्प का दूसरा तथा जो है कैलक्स के अंदर का चक्र होता है। इसके एक इकाई को पेटल कहते हैं। इसके एक इकाई को क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है। यह सामान्यतः जो है बड़ा होता है, रंगीन होता है और गंधयुक्त होता है, यानी कि सुगंधित होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो है कीट को आकर्षित करने का, है ना, कीट को जो है आकर्षित करने का कार्य करता है, ताकि जो है आगे का फॉर्मेशन हो सके, है ना, आगे का जो है ये प्रोसेस हो सके। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो मुख्य कार्य होता है परागन के लिए, याद रखिएगा बच्चों, परागन के लिए जो है यानी पोलिनेशन के लिए बच्चों याद रखिएगा, कीड़ों को आकर्षित करने का काम करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, अच्छा से समझ गए। जो कि आप यहाँ पर जो है ये पत्ती आप देख रहे हैं, ये जो कलरफुल पत्ती आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, इसी को जो है बच्चों याद रखिएगा पेटल कहा गया है ना, पंखुड़ी कहा गया है। और यह कार्य जो है ये क्या करता है? जो कीड़े होते हैं परागन के लिए, कीड़े को ये क्या करता है? आकर्षित करता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये मधुमक्खी को जो है आकर्षित कर रहा है। इसके बाद जब यहाँ पे जो है परागकोश पर, है ना, पोलन से जो कि परागकोश है, इसके ऊपर जब बैठती है मधुमक्खी, जब बैठती है तो उसके पैरों में जो है परागकण जो है चिपक जाता है। और वह जो है जब एक पुष्प से लेकर दूसरे पुष्प की ओर जाता है तो वह क्या करता है? जब स्टिग्मा के संपर्क में आता है तो स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र है तो वर्तिकाग्र जो है में के ऊपर जो है चिपचिपा पदार्थ होता है, वह क्या करता है कि जो परागकण है वो जो है अपनी ओर जो है चिपका लेता है, अपने ऊपर जो है चिपका लेता है, और धीरे धीरे जो है परागकण को वो अपने अंदर जो है ग्रहण कर लेता है, और स्टाइल के द्वारा, वर्तिका के द्वारा जो है वह जो है ओवरी तक जो है उसे पहुंचाता है ना, ये कार्य होता है। चलिए आगे हम पूरा प्रोसेस कल समझाएंगे। चलिए अब याद रखिएगा बच्चों की जो कैलक्स होता है बाह्य दलपुंज, और दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि कैलक्स और जो है कोरोला को पुष्प का सहायक अंग भी कहा जाता है, सहायक अंग भी कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला तीसरा जो होता है बच्चों, देखिए दो चीज तो हमने, दो चक्र तो पढ़ लिए, कैलक्स और कोरोला के बारे में समझ लिए। अब तीसरा आता है पुमंग यानी एंड्रोशियम, पुमंग। अब देखिए पुमंग क्या है? याद रखिएगा यह जो है पुष्प का तीसरा भाग है, यानी तीसरा चक्र है, और यह नर भाग है। मैंने अभी बताया कि ये जो है मेल पार्ट है ना, नर भाग है। और इसके एक इकाई को स्टेमेंस कहते हैं। एक स्टेमेन में दो भाग होता है, यानी इसके जो है इसके एक इकाई को क्या कहा जाता है? स्टेमेंस कहा जाता है। और एक स्टेमेन में जो है दो भाग होते हैं, पहला होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। फिलामेंट का मतलब हो गया तंतु, और एंथर का मतलब क्या होता है? बताइए, अंतर का मतलब क्या होता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ। हमने आपको बताया था, उसको कहते हैं परागकोश। उसको क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। एंथर का मतलब हो गया पहले बच्चों परागकोश। मैं हिंदी लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, हिंदी वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, है ना, सभी के लिए इसको हम लोग तंतु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, फिलामेंट को याद रखिएगा। और इसी परागकोश में ना पोलन ग्रंथ जो है पूरी तरह से भरा रहता है ना। चलिए यहाँ पे समझिए कि पुमंग जो होता है वह जो है पुष्प का तीसरा तथा नर भाग होता है। और इसके एक इकाई को जो स्टेमेंस कहते हैं, एक स्टेमेंस जो है दो भाग में होता है, एक फिलामेंट जिसको कहते हैं तंतु। याद रखिएगा तंतु का जो कार्य होता है ये लंबा होता है, तंतु की आकार का होता है, लंबा होता है, तथा जो है सिलेंडर नुमा होता है, जो कि भोज्य पदार्थ एवं जल को एंथर तक जो है पहुंचाता है। इसे डंठल तंतु भी कहते हैं, इसे डंठल तंतु भी कहते हैं। तो फिलामेंट का जो मुख्य कार्य होता है, जो पुष्प से जो भोज्य पदार्थ उसको मिल रहा है, जो जल मिल रहा है, उसको कहां तक पहुंचाने में? एंथर तक पहुंचाने में, यानी परागकोश तक जो है पहुंचाने का जो कार्य उसके ऊपर जो है जिम्मेदारी होता है, यानी परागकोश तक वो पहुंचाता है ना। याद रखिएगा भोज्य पदार्थ और जल को जो है परागकोश तक पहुंचाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए फिलामेंट के बारे में आप लोग अच्छे समझ गए। अब समझिए एंथर के बारे में। एंथर का है,
याद रखिएगा एंथर यानी कि परागकोश। याद रखिएगा यह जो है, याद रखिएगा बच्चों, यह जो है बिलबोर्ड संरचना का है। ये बिलबोर्ड संरचना का मतलब ये हो गया, यानी कि ये जो है इस तरह से जो है इस प्रकार से चारों तरफ से जो है घिरा रहता है ना, इस प्रकार से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे ये हुआ, ये जो है पुष्प का ऐसे है, तो ये चारों ओर इस तरह से जो है ना घिरा रहता है, चारों तरफ से इस तरह से घिरा रहता है। और ये जो है ये क्या करता है, अन्य जो है चक्र होता है उसको सुरक्षित रखता है। साथ ही जो है उसके अंदर जो परागकोश भरा होता है ना, उसके अंदर जो परागकोश भरा होता है, सॉरी परागकोश नहीं, ये परागकोश का ये है, उसके अंदर जो है पोलन ग्रंथ जो भरा रहता है ना, परागकण जो भरा होता है उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है ना। याद रखिएगा जो यहाँ पे एंथर, यह जो है बॉलवेट संरचना है एवं फिलामेंट के शीर्ष पर जो है पाया जाता है। एंथर में जो है पोलन चेंबर होता है, जिसमें एक जो है पोलन या पोलन ग्रैंड जो है भरा रहता है एवं प्रत्येक जो है पोलन ग्रैंड 2 नर युग्मक पाया जाता है। प्रत्येक पोलन ग्रैंड में जो है 2 नर युग्मक पाया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। याद रखिएगा कि प्रत्येक जो है पोलन ग्रैंड में जो है कितने नर युग्मक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है क्या, कितना हो जाएगा, 2 नर युग्मक जो है पाया जाता है। याद रखेंगे, है ना जी। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए समझ लीजिए गैनेशियम के बारे में। देखिए गैनेशियम में ना 3 पार्ट्स होता है, वो भी हम समझेंगे। पहले समझिए गैनेशियम, तो मैंने अभी बताया जयांग जो होता है वो नर जो फीमेल पार्ट्स होता है। याद रखिएगा यह जो है पुष्प का चौथा तथा जो है इनरमोस्ट चक्र है, यानी कि अंदरूनी का कार्य है, अंदरूनी चक्र है, जिसको जो है मादा भाग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुष्प का मादा भाग कहते हैं। और इसके एक इकाई को जो है कार्पेल यानी कि स्त्री केसर, कार्पेल का हिंदी होता है स्त्री केसर, याद रखिएगा। इसके एक इकाई को स्त्री केसर कार्पेल यानी कि पिस्टिल कहते हैं। और एक कार्पल में 3 भाग होता है, एक कार्पल में 3 भाग होता है। चलो हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये जो है पूरी तरह से स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, है ना जी। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, इस प्रकार से होता है। तो इसको आप समझिएगा कि जो मैंने अभी बताया कि आपका जो अंगुली नुमा जो संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो है इसके ऊपर जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। इससे क्या होता है कि जो परागकण होता है वो इसके ऊपर चिपक जाता है और धीरे धीरे ग्रहण कर लेता है ना। तो चलिए वर्तिकाग्र के बारे में समझेंगे, स्टिग्मा के बारे में। याद रखिएगा यह जो है कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग होता है, जहां पर परागकण को ग्रहण कर लेता है, जहां पर क्या होता है बच्चा, परागकण को ग्रहण कर लेता है। अच्छा से समझ में आ रहा है ना जी, एक बार कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा। देखिए हम यही कहेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से समझिए। कहीं पे डाउट है तो डायरेक्ट भाई नीचे कमेंट बॉक्स आपका भरा आपके लिए है, खुला पड़ा है। कमेंट जो है आप लोग भर भर के पूछिए कि यहाँ पे हमको समझ नहीं है, फिर से बता दीजिए। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों का जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप लाइव देख रहे हैं या आप जो है एप्लीकेशन में क्लास कर रहे हैं, एप्लीकेशन में भी आप जो है आप लोगों का वहां पे डाउट पूछने का ऑप्शन दिया गया, आप वहां से भी डाउट पूछ सकते हैं। नहीं तो भैया आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब में आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर किस, और यहाँ पे देखिए हमको समझ नहीं आया, एक बार बता दीजिए भैया, हमको बता दीजिए, तो हम आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों। देखिए वर्तिकाग्र के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद समझिए अब स्टाइल के बारे में, वर्तिकाग्र के बारे में। देखिए यह जो है कार्पेल का जो है गर्दन कहलाता है, यानी कि निकल कहलाता है, यानी कि कार्पेल का जो है ये जो है गर्दन कहलाता है, जो कि लंबा और सिलेंडर नुमा होता है। ये क्या होता है, लंबा और सिलेंडर नुमा होता है, जिसके द्वारा जो है नर युग्मक यानी स्टिग्मा से जो है ओवरी तक जो है पहुंचता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो परागकण है, जो नर युग्मक होता है, वो जो स्टिग्मा से होते हुए कहां तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंचता है, यानी कि क्या होता है, अंडाशय तक पहुंचता है ना। चलिए अब ओवरी के बारे में समझिए। ओवरी अंडाशय यह कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग होता है, जिसमें कि एक या उससे अधिक ओव्यूल्स जो है पाया जाता है, यानी कि एक से अधिक जो है उसमें अंडाशय पाया जाता है ना। एक से अधिक जो उसमें क्या होता है, अंडाशय पाया जाता है, जहां निषेचन की क्रिया होती है, जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उत्पन्न होती है, संपन्न होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, पूरी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए स्ट्रक्चर यानी कि फ्लावर स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए, उसके भागों को समझ गए, पूरी तरह से क्लियर है ना, पूरी तरह से क्लियर है। देखिए अब आप लोग जानिए कि पुष्प का जो कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए हम लोग तो भैया यही जानते हैं ना कि पुष्प का कार्य जो होता है वह फर्टिलाइजेशन के लिए होगा,
है ना। अधिकतर देखिए बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि पुष्पक का कार्य क्या है, पुष्पकार का कार्य है पूजा पाठ करने में लगता है और भी दैनिक कार्य में लगता है। तो ना 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 ना, तो यहाँ पर हम लोग जो है साइंस के उपरांत बायोलॉजी के अनुसार हम लोग कहेंगे कि पुष्पका का जो कार्य होता है, पुष्प का जो मुख्य कार्य होता है वो परागकण तथा अंडाणु का विकास करना। दूसरा हो जाएगा परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट करना, है ना। तीसरा हो जाएगा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन करना, और चौथा हो जाएगा बीज तथा फल का निर्माण करना, और पांचवा हो जाएगा बीज तथा फल का जो है परिकीर्णन करना, बीज तथा फल का जो है परिकीर्णन करना। ये सभी जो है पुष्प का मुख्य कार्य है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं प्यारे बच्चों, अब समझते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट फंक्शन यानी निषेचन के पूर्व जो है संरचना एवं क्रिया। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब पुष्प जो है कली में रहता है, जब पुष्प जो है कली में ही रहता है, और जब पुष्प खिलने से पहले, पुष्प के खिलने से पहले तक जो है, और पुष्प के खिलने से पहले और पुष्प के खिलने तक जो है पुष्प के और तना में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे जो है बदलाव जो है देखने को मिलता है। वो जो है किस प्रकार से होता है यहाँ पे समझिए। याद रखिएगा पुष्प के खिलने से पहले पौधों में जो है कई बदलाव आता है जो एक निश्चित क्रम में होता है। पहला सर्वप्रथम हार्मोनल चेंज के साथ साथ स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी कि जो है पुष्प में हार्मोनल चेंज होगा, उसके साथ साथ जो है उसके आकार में भी बदलाव देखने को मिलता है। उसके बाद तना में विभेदीकरण के कारण फ्लोरल जो है बर्ड का निर्माण होता है, और यह बर्ड जो है फ्लावर में बदल जाता है। फ्लोरल बर्ड का मतलब हो गया बच्चा कि यहाँ पे जैसे इस प्रकार से कली जो है बनता है, इस प्रकार से ये तना है, तो इस प्रकार ये तना है ना, समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखिए ये जो है तना है, और यहाँ पे इस प्रकार से पत्ती है, इस जगह थोड़ा सा ऐसे बनेगा, तो ये जो इस प्रकार से संरचना जो उभरता है इसको कली कहते हैं, है ना। कली के बाद जो है ये खुलने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, यह जो है बर्ड जो है वो फ्लावर यानी कि ये जो है फूल में जो है बदल जाता है, और फ्लावर के खिलने के बाद जो है इसमें नर तथा मादा जनन अंग यानी कि एंड्रोशियम और गैनोशियम में परिपक्व हो जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि एंड्रोशियम में जो है कितने भाग, 2 भाग होता है भैया, है ना, और गैनोशियम में 3 भाग होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। इसके बारे में अभी आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना। यस या नो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताते जाइएगा। जितने भी बच्चे अभी तक जो है क्लास में जुड़े हुए हैं फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्टेमेन के बारे में, है ना। स्टेमेन के बारे में समझते हैं, उसके बाद जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में समझते हैं, याद रखिएगा, है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में समझते हैं। उसके बाद बच्चों इसका जो पोलन शेप होता है उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से समझेंगे। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन की संरचना। देखिए यह जो है पुष्प के नर जनन अंग है, ये पुष्प का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव जो है अंग है, पार्ट्स है ना। याद रखिएगा स्टेमन में जो है, याद रखिएगा बच्चों ये स्टेमन में क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये जो है द्विपालीय होता है, द्विपाली होती है यानी कि जो है बिलबोर्ड होता है। याद रखिएगा स्टेमन में जो है बिलबोर्ड एंथर तथा एक फिलामेंट यानी तंतु होता है। एंथर के प्रत्येक लोब में, एंथर का मतलब अभी मैंने बताया प्रागकोश के प्रत्येक लोब में बच्चों याद रखिएगा 2 चैम्बर यानी कक्ष पाया जाता है, जिसे जो है पोलन सेक कहा जाता है, जिसको पोलन सेक कहा जाता है। पोलन सेक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, पोलन सेक का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। पोलन सेक का मतलब होता है बच्चों याद रखिएगा प्रागपुटी, है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रागपुटी कहते हैं। याद रखिएगा प्रागपुटी कहा जाता है यानी पोलन सेक कहा जाता है, और इसे जो है माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। प्रत्येक भाग में हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रैंड पाया जाता है। प्रत्येक पोलन ग्रैंड में 2 मेल जो है गैमीट पाया जाता है, प्रत्येक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमीट पाया जाता है, जो कि मैंने अभी शुरू में ही बताया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल ये पूछा जाता है, याद रखिएगा अच्छा, इसको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा,
याद रखिएगा कि हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर होता है ना। और याद रखिएगा कि ये जो दो चेंबर होते हैं जिसको पोलैंड से कहा जाता है और इसी को ही जो है माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब हो गया लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है और इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में समझेंगे, है ना। प्रत्येक भाग में जो है हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर होता है ना, और पोलन ग्रैंड पाया जाता है। प्रत्येक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमेट जो है पाया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे समझते इसके भाग को। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं, बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं प्यारे बच्चों। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि उसके जो स्टेमेन होते हैं ना, उसमें एक बंडल में व्यवस्थित होता है। उसको क्या कहा जाता है, दो बंडल में होगा या 2 से अधिक बंडल में होगा, 3 बंडल में होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोडेल्फेस, है ना। तो मोनोडेल्फेस में याद रखिएगा, है ना। देखिए मोनाडेल्फेस में याद रखिएगा, मोनाडेल्फेस क्या है, मोनाडेल्फेस उसमें समझिए कि जिसमें सभी स्टेमेन एक ही बंडल में व्यवस्थित होते हैं उसको जो है मोनाडेल्फेस जो है कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप समझे कि अड़हुल का जो पुष्प होता है उसमें क्या होता है कि एक ही स्टेमेन जो है एक ही बंडल में होता है। स्टेमेन में एक ही स्टेमेन होता है, एक ही स्टेमेन होता है। आप जो है अड़हुल का पुष्प देखे होंगे, है ना, जिसको इंग्लिश में जो है चाइना रोज भी कहते हैं ना जी, चाइना रोज जिसको कहा जाता है ना। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि है ना, याद रखिएगा क्या क्या लिया है। अच्छा देखिए ये तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि सभी स्टेमेन एक ही बंडल में होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक संघी कहते हैं, एक संधि कहते हैं, एक संधि यानी कि मोनाडेल्फेस कहते हैं, मोनाडेल्फेस कहते हैं, है ना। चलिए कहां गया, अच्छा यहाँ पे डिडाइनफेस। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कि जिसमें सभी स्टेमेन 2 बंडल में पाया जाता है उसे जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे जो है द्विसंघी कहा जाता है, उसे जो है द्विसंघी कहा जाता है। अगर मान के चलो जिसमें स्टेमेन जो है कई बंडल में होगा, अगर स्टेमेन जो है कई बंडल में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडाइल्फेस, है ना, पॉलीडाइल्फेस कहेंगे। अगर प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर स्टेमेन का एंथर आपस में जुड़ा हुआ रहता है, स्टेमेन और एंथर जो है आपस में जुड़ा हुआ है, स्टेमेन और एंथर जो है आपस में ही जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है युक्त कोशी कहते हैं। हिंदी में उसको जो है युक्त कोशी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सेंजियस, है ना, सेंजियस कहते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंजियस कहते हैं। याद रखिएगा स्टेमेन और एंथर आपस में जब जुड़ा रहता है परंतु उसका जो है तंतु फिलामेंट जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंजियस, है ना, सेंजियस कहते हैं। इसका उदाहरण के रूप में समझे सूरजमुखी का फूल, है ना, और जो है पॉलीडेल्फियस में मतलब याद रखिएगा लेमन हो जाएगा, और जो है आपका यहाँ पे जो है जिसमें 2 बंडल आप पाया जाता है उसका उदाहरण हो जाएगा मटर हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे द्विसंगी, है ना, द्विसंगी कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे समझ गए, है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव में इसका इससे क्वेश्चन निकलता है। चलिए अब समझ लेते हैं बच्चों की रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमेन, है ना, यानी कि लंबाई के बारे में। जो स्टेमेन होता है उसकी लंबाई के बारे में रिलेटिव लेंथ कितनी होती है याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा, है ना, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए डिडाइन, अच्छा ये चीज तो हम बता चुके हैं ना, ये चीज तो बता चुके, समझ गए ना, पूरी तरह से समझ चुके हैं ना कि नहीं समझे हैं, बिल्कुल यहां समझ चुके हैं, यस या नो एक बार कमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे डिडाइनेमस के बारे में समझेंगे कि इसमें 2 स्टेमेन जो है बड़ा तथा 2 छोटा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिडाइनेमस कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में जो है तुलसी और क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो दिया गया ये जो क्या है आपका जो है एंथर है, 2 एंथर मेरा क्या है, यहाँ पे 2 एंथर यानी 2 स्टेमेन जो है वो क्या है, बड़ा है, और 2 स्टेमेन जो है छोटा है, यानी कि 2 बड़ा और 2 छोटा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिडाइनेमस कहेंगे, है ना। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि पुष्प में जो है 4 स्टेमेन लंबा हो और जो है 2 छोटा हो तो उसको हम लोग कहते हैं टेराडाइनेमस कहेंगे। और उदाहरण के लिए जैसे हो गया सरसों का पुष्प हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया इत्यादि हो गया, जिसमें कि 4
4 को क्या होता है, स्टेमन जो है वो लंबा होता है और 2 को क्या उसमें क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो आपका जो है रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमन के बारे में अच्छे से समझ गए। अब समझते हैं स्टेमन पोजीशन के बारे में। क्या है स्टेमन पोजीशन के बारे में? तो देखिए बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा इंसर्टेड के बारे में, कि जब स्टेमन जो है दलपुंज से छोटे हो तथा दलपुंज के अंदर ही स्थित होता है, उसको हम लोग जो है इंसर्टेड कहेंगे। जैसे कि धतूरा, जैसे कि क्या होता है धतूरा, इसमें क्या होता है स्टेमन जो है दलपुंज के से छोटा होता है और ये जो है वो अंदर ही रहता है, दलपुंज के अंदर ही स्थित होता है। याद रखिएगा, है ना। चलिए अब याद रखिए बच्चों यहाँ पे एक्सर्टेड, जब स्टेमन दलपुंज से लंबे होकर के दलपुंज से बाहर निकल जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्टेड, है। याद रखिएगा एक्सर्टेड कहते हैं जैसे कि गुड़हल, याद रखिएगा जैसे कि गुड़हल, ये उदाहरण के लिए इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए अब एंथर के बारे में, परागकोश के बारे में, इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, है ना। चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, याद रखिए बच्चों कि प्रत्येक एंथर में 2 जो है लोब लाइक संरचना पाई जाती है एवं प्रत्येक लोब में 2 कक्ष होते हैं, है ना, 2 कक्ष होते हैं, जिसे माइक्रोस्पोंजियम यानी कि लघु बीजाणु कहते हैं तथा उसे जो है पोलेंसेक भी कहते हैं, ये सभी जो है आपस में एक संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि प्रत्येक जो एंथर है उसमें जो है 2 लोब लाइक जो है संरचना होती है और उसमें प्रत्येक लोब में जो है 2 जो है चैम्बर होते हैं, 2 जो है चैम्बर होते हैं और सभी जो है आपस में एक संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ समझें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक माइक्रोस्पोंजियम 4 परतों के भित्ति से जो है घिरी रहती है, जो क्रमशः जो है बाहर से अंदर की तरफ जो है बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य परत और जो है टेपिटम यानी कि एपिडर्मिस, है ना, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और जो है टेपिटम से पूरी तरह से घिरा होता है और इसके अंदर बहुत सी जो है कोशिकाएं संघनित रूप से पाई जाती है, जिसे जो है लघु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, माइक्रोस्पोंजियम मदर सेल भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों कि सबसे पहले जो है प्रथम 3 जो परतें हैं, प्रथम जो 3 परत होती है इन कोशिकाओं के लिए जो है रक्षात्मक का कार्य करता है, जबकि जो आपका टेपिटम होता है वो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यानी इसमें जो है पूरी तरह से क्या होता है, ये जो है पूरी तरह से पोषण का प्रदान करता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एपिडर्मिस हो गया, है ना, इंडोथेसियम हो गया और मिडिल लेयर, ये 3 है ना, ये 3 जो होता है वो 3 क्या करता है, तो ये 3 जो है कोशिका को, ये तीनों को, ये जो अकेला ये जो है टेपिटम है, ये टेपिटम जो है सभी कोशिकाओं को, सभी जो है परत को क्या करता है, ये जो है पोषण प्रदान करता है, सभी को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, और ये 3 जो है रक्षात्मक का कार्य करता है, रक्षा करता है और ये बाकी ये जो है ये सब संभाल लेता है, बाकी बोलता है कि हम संभाल लेंगे, तू लोग रक्षा कर, हम तो रखने खाना देते रहेंगे ना। वो सब बोल रहा है, ये चौथा जो होता है टेपिटम जो होता है तीनों को खाना देता है, प्लस में क्या होता है कि जो लघु बीजाणु है उसको भी पोषण ये प्रदान करता है। ठीक है, ये जो है रक्षा करता है, ये 3 रक्षा करता है और अकेला वो पोषण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब जो है आपका यहाँ पे जो लघु बीजाणु है उसके स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा, अच्छे से आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है आपका लघु बीजाणु का स्ट्रक्चर है, फिगर है, आप यहाँ पे देखिए। तो ये जो आपका लेयर दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये जो ऊपर वाला लेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से जो आकृति बना हुआ है इसको जो है एपिडर्मिस कहा गया है। एपिडर्मिस जो है इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है जल्दी बताइएगा, इसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चा, इसे जो है एपिडर्मिस कहा जाता है, नोट करते जाइएगा, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। और इसके जस्ट नीचे वाले लेयर को, ये वाला जो लेयर है ब्राउन कलर का, है ना, भूरा कलर का, हल्का जो भूरा कलर का है, इसको जो है अंतःस्थिसियम कहा गया है, यानी कि जो है इंडोथेसियम कहा गया है। और यह वाला जो भाग है, ये बीच वाला भाग, इसको जो है अंतर जो है स्थिसियम कहा गया है। और ये जो तीसरा वाला लेयर है ना, इसको जो है मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर कहा गया है।
और यह जो नीचे वाला अंदर वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो दी गई है, और इसको जो है टेपिटम कहा गया है, जो कि आपको लघु बीजाणु के ये पोषण प्रदान करता है। और इसके अंदर ये जो है, इसको जो है बीजाणु जो है उत्तक है, और ये सभी जो है एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू से जो है एक तरफ से जो है संयोजी उत्तक से जो है एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा होता है, जो कि आप यहाँ पर एक फिगर को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सब जो है एक साथ जो है एक संयोजी उत्तक से ये जुड़ा हुआ है ना, संयोजी उत्तक से ये जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए ये तो आप लोग अच्छे समझ गए। उसका जो है लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि जो आपका ये पीएमसी है, इसको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्राकोष के बारे में समझ लीजिए। तो प्राकोष का स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखिएगा प्यारे बच्चों। ये जो है आपका जो लेयर दिख रहा है ये वाला, इस लेयर का है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो है मैकेनिकल है ना, याद रखिए मैकेनिकल टिश्यू इसमें रहता है ना। उसके बाद ये जो अंदर वाला है ये जो है पोलन सेक है, परागकण है ना, पोलन सेक परागकण है। चलिए आगे देख लीजिए, पोलन सेक प्राकोष के बारे में यहाँ पे समझ ली है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, आगे समझते हैं बीजाणु जनन के बारे में, यानी कि माइक्रोस्पोर जेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोर जेनेसिस के बारे में समझेंगे, इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल भी निकलेंगे और सब्जेक्टिव भी निकलेंगे। हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से जो है क्लास खत्म होने के बाद रिपीट कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो भैया कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के द्वारा आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, याद रखिए बच्चों, लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोर जेनेसिस। याद रखिएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि पोलन मदर सेल यानी पीएमसी अर्धसूत्री विभाजन में यानी कि आपका मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है लघु बीजाणु के बढ़ने को जो है लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि पोलन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के बढ़ने को ही लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोर जेनेसिस कहते हैं। और इस क्रिया में लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि पोलन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन में यानी कि आपका जो है मियोसिस जो डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोसिस जो डिवीजन होता है, उसमें जो है 1 से 4 केंद्रक का निर्माण करता है। 1 से जो है 4 जो है न्यूक्लियस का जो है निर्माण करता है, न्यूक्लाई का निर्माण करता है, जिसे जो है माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि लघु बीजाणु 4 कहते हैं। यह चारों जो है हैप्लॉइड होता है यानी कि अगुणित होता है, यानी कि सभी जो है अगुणित होता है। और सबसे पहला तो क्या था, वो दुगुणित रहेगा, और बाकी बात जो है ये जो है अगुणित हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। जब मियोसिस डिवीजन होगा ये अगुणित हो जाएगा, और जो कि आपस में अलग अलग होकर के 4 जो है माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का निर्माण करता है, जो कि आगे हम फिगर में भी देखेंगे, है ना। याद रखिएगा, यह लघु बीजाणु 2 परतों से घिर कर जो है परिपक्व हो जाती है। बाहरी परत को जो है एक्साइन तथा अंदरूनी परत को जो है इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो है खुरदुरी होती है, और इसके अंदर का जो है न्यूक्लियस जो है विभाजित होकर 2 न्यूक्लियस बनाता है ना। याद रखिएगा, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है ना, जो केंद्रिका होता है, वो जो है विभक्त हो जाता है, बट जाता है, टूट जाता है। वह विभक्त होकर के जो है 2 न्यूक्लियस का निर्माण करता है, 2 केंद्रक का निर्माण करता है, केंद्रिका का निर्माण करता है। और इसमें बच्चों याद रखिएगा, जिसमें जो है एक जो है क्या है, वेजेटेटिव यानी कायिक बड़ा होता है, तथा दूसरा जो है जनरेटिव जो होता है वह जो है छोटा होता है, ये जनरेटिव कहलाता है। यानी जो बड़ा वाला भाग होता है उसको जो है वेजिटेटिव कहेंगे, जो कि बड़ा आकार का होगा, है ना। और छोटा वाला आकार को हम लोग क्या कहेंगे, छोटा जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरेटिव कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। याद रखिएगा बच्चों, थोड़ा सा जो है पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ये जो वेजिटेटिव पोलन ट्यूब होता है, वेजिटेटिव जो होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है ना, पोलन ट्यूब बनाता है, यानी कि प्राग नलिका का निर्माण करता है। और जबकि जनरेटिव जो है विभाजित होकर जो है 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है, 2 मेल गैमीट बनाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिगर को आप अच्छे से देखिए, फिगर को आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जो है पोलन जो है डिवाइड होता है, डिवीजन करता है। देखिए ये जो है आपका जो है क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है
है ना, पोलन मदर सेल कह सकते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, जो कि द्विगुणित है। और जब मियोसिस फर्स्ट है, याद रखिएगा मियोसिस फर्स्ट यानी कि पहली बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो में ये बढ़ जाता है, दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, जिसको हम माइक्रोस्पोर जो है डाइड कहेंगे, जो कि अगुणित होता है। उसके बाद फिर से जब सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये दो जो है वो 4 न्यूक्लियस में विभक्त हो जाता है, 4 न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है, जिसको माइक्रोस्पोर जो है टेट्राड यानी कि ये भी अगुणित होता है। और जब ये फाइनली बनता है ये 4 अलग अलग जो है ये माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, 4 अलग अलग जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगा। ये चारों जो होता है वो अगुणित होता है, याद रखिएगा। और ये चारों जो है चारों माइक्रोस्पोर जो है उसमें क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, इसमें ये जो लेयर बनता है, चारों जो बनता है उसमें क्या होता है, बाहरी आवरण को जो है एक्साइन और अंदरूनी वाला को क्या है, इंटाइन कहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो केंद्र है इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा वाला जो ये वाला दिख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, उसको जो है जनरेटिव जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये छोटा होता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये बड़ा होता है, ये बड़ा आकार का है ना, बड़ा होता है। और याद रखिएगा जब इसका फॉर्मेशन होता है, जब ये आगे बढ़ता है, इसकी प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, तो जनरेटिव जो है वो आगे इधर खसक जाता है। ये जो आप यहाँ पे लेयर देख रहे हैं ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, इसी करके बढ़ेगा, है ना। उसके बाद ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव जो है यहां से लेकर इधर खसक जाएगा, ये खसक जाएगा। तो ये वाला जो है यहाँ पे जो है ये जो आपका वेजिटेटिव बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका जनरेटिव जो है वो दो जो है मेल गैमेट का निर्माण करेगा, है ना। ये जो है जनरेटिव जो है वो दो मेल गैमेट का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो है आपका जनरेटिव ऑफ प्लांट यानी पोलन में जो है जनरेटिव होता है ना, या चलो जर्मिनेशन होता है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे ये क्लियर है ना बच्चा, चलिए ये क्लियर हो चुका है। चलिए अब थोड़ा सा अब समझिए परागन नहीं, ये है परागकण। याद रखिएगा बच्चों कि आपका जो पोलन ग्रैंड और एलर्जी के बारे में, देखिए बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रहण होते हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक भी होता है, उससे काफी एलर्जी भी उत्पन्न होता है, मनुष्य के लिए, मानवों के लिए। याद रखिएगा बच्चों कि कई प्रकार के पौधों की जो परागकण होते हैं मनुष्य में गंभीर जो है एलर्जी तथा श्वसन वेदना जो है उत्पन्न करता है। यह कभी कभी जो है श्वसन संबंधी बीमारी जैसे कि दम्मा का उत्पन्न कर सकता है, श्वसनीय शोध के रूप में जो है विकसित हो जाती है। बच्चों याद रखिएगा, उदाहरण के तौर पर आप एग्जाम्पल में समझे कि जो गाजर घास होता है, गाजर घास या पार्थेनियम, जो कि वर्तमान समय में यह प्राय जो है हर जगह पाया जाता है, और वास्तव में यह जो आयत किए हुए गेहूं के साथ आया था, जो कि एलर्जी उत्पन्न करता है, और इससे क्या होता है कि दम्मा जैसी बीमारी भी हो सकती है मनुष्य में, है ना। चलिए ये जो आप लोगों का क्लियर हो चुका है ना, ये क्लियर हो चुका है। चलिए आगे आप लोग समझते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों समझते हैं। देखिए परागकण के बारे में जो कि पोषक के उत्तम सोर्स के रूप में अगर हम उसको देखें, परागकण को अगर पोषक के उत्तम सोर्स के रूप में देखें, पोलन ग्रैंड एज नेचुरेंस के बारे में, तो याद रखिएगा परागकण में पोषक पदार्थ संचित रहता है, अतः जो है इसका उपयोग पोषक के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान समय में बच्चों याद रखिएगा, वर्तमान समय में क्या होता है कि परागकण के द्वारा जो है टैबलेट तथा सिरप के रूप में जो है पश्चिमी देशों में उसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा परागकणों का जो उपयोग है वो टैबलेट और सिरप के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए ये अच्छे से टॉपिक समझ गए। चलिए देखिए आगे परागकण तथा उसकी जीवन क्षमता के बारे में, यानी कि जो परागकण की जो है जीवन अवधि होती है। देखिए कुछ जो है परागकण ऐसे होते हैं कि जिसका जो है जीवन अवधि जो है मात्र आधे घंटा का होता है, 30 मिनट का होता है, लेकिन कुछ ऐसे परागकण हैं जिसको जो है लंबे समय तक की जो उसकी अवधि रहती है, अब जो है उम्र सीमा होती है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अभी के समय में साइंस इतना जो है एडवांस हो चुका है कि जैसे आपको पता होगा कि जो जानवरों का जो स्पर्म है उसको जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जानवरों का जो शुक्राणु है उसे जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों की जो पौधों का जो पोलन ग्रैंड होता है, परागकण होता है ना, परागकण होता है, उसको भी जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। उसको हम क्या कहेंगे आगे हम यहाँ देखते हैं। चलिए याद रखिएगा, देखिए परागकण यानी एंथर से निकलकर एक निश्चित अवधि तक ही अंकुरित हो सकता है। यह अवधि जो है उसकी जीवन क्षमता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे समझे कि धान तथा गेहूं आदि के परागकण की जो है जीवन अवधि मात्र 30 मिनट तक का ही होता है, मात्र 30 मिनट तक का ही होता है। इसके विपरीत यानी इससे ठीक विपरीत आप देखें
इससे जो है प्यारे बच्चों ठीक विपरीत देखें तो रोजेसी जो कि गुलाबवत, और जो है बच्चों याद रखिएगा फबासी आदि के पौधों के परागकण जो है जीवन क्षमता महीनों तक होती है, कई महीनों तक होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि धान के जो है परागकण की जो है अवधि कितनी होती है, तो याद रखिएगा मात्र आधे घंटे की यानी 30 मिनट तक का ही रहता है ना। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझिए कि जैसे कि हम ये जानते हैं कि वर्तमान समय में जानवरों का वीर्य यानी कि शुक्राणु को भंडारित किया जा सकता है लंबे समय तक के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों की जो पौधों की जो परागकण होते हैं उसको भी जो है तरल और नाइट्रोजन -96 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक भंडारित करना संभव हो पाया है। और इस भंडारण को जो है पोलन बैंक में किया जाता है, इस भंडारण को जो है पोलन बैंक भंडारण में जो है इसको जो है किया जाता है ना जी, इसको जो है किया जाता है, जिसको जो है बच्चों याद रखिएगा, जिसको जो है इस अवधि को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इस अवधि को क्या कहा जाता है, इस अवधि को जो है क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है ना, इसको जो है क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भंडारण की प्रक्रिया होती है, याद रखिए परागकण को लंबे समय तक भंडारण करने की प्रक्रिया को या लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस अवधि को बच्चों याद रखिएगा क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है बच्चा, क्लियर है ना, क्लियर है बच्चा। चलिए अब आगे चलते हैं, स्त्री केसर के बारे में समझेंगे, यानी कि कार्पेल के बारे में समझेंगे। देखिए कार्पेल के बारे में समझेंगे, है ना जी। चलिए अब थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझिएगा, चलिए अच्छे से समझिएगा कार्पेल के बारे में। देखिए कार्पेल जो है मुख्यतः जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 ही समझिए इसको, है ना। तो कार्पेल के जो प्रकार होते हैं याद रखिएगा नंबर के आधार पर बच्चों कार्पेल जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोकार्पेरली, दूसरा होता है बायोकार्पेरली और तीसरा होता है पॉलीकार्पेरली। याद रखिएगा जिसमें पिस्टल यानी जो स्त्री केसर होता है, अगर स्त्री केसरों की संख्या मान के चलिए एक ही है तो उसको हम लोग जो है मोनोकार्पेरली कहेंगे, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चों, जिसका उदाहरण हो जाएगा मटर हो जाएगा, आम हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे बायोकार्पेरली के बारे में समझे, अगर इसमें जो है इसमें अगर जो है पिस्टिल यानी कि बच्चों क्या पिस्टिल मतलब समझते हैं ना, स्त्री केसर की संख्या मान के चलो बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर 2 ही होता है, अगर जो है जिसमें पिस्टिल की संख्या में कितना है 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे बायोकार्पेरली कहेंगे, यानी कि जैसे कि हो गया सरसों का, है ना। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा तीसरा क्या हो जाएगा पॉलीकार्पेरली यानी कि मल्टीकार्पेरली। इसमें याद रखिएगा जिसमें जो है पिस्टिल की संख्या 2 से अधिक हो, पिस्टिल की संख्या उसमें 2 से अधिक हो, जैसे रोज यानी गुलाब, है ना। ये आप लोग अच्छे से क्लियर तरीके से अच्छे से टॉपिक को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों आगे बढ़ते हैं प्लेसेंटा के बारे में समझते हैं। देखिए प्लेसेंटा होता क्या है, याद रखिएगा यह जो है विशेष प्रकार के उत्तक से बना हुआ संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो कि ओवरी के अंदरूनी भित्ति से जुड़ा होता है, अंदरूनी भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है, एवं जिसमें एक से अधिक जो है ओव्यूल्स पाया जाता है ना। प्लेसेंटा यानी कि बीजांड कहलाता है। याद रखिएगा यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है। देखिए प्लेसेंटा के बारे में, यह विशेष प्रकार का एक उत्तक से बना होता है जो कि ओवरी के अंदर जो है भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है, और जिसमें एक से अधिक जो है ओव्यूल्स जो है पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे बीजांड कहेंगे, यानी कि प्लेसेंटा कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिए आप याद रखिएगा प्लांटेशन के बारे में समझिए, बीजांड, है ना, याद रखिएगा बीजांडन्यास के बारे में समझेंगे, प्लासेंटेशन के बारे में समझेंगे कि ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा होता है उसको जो है व्यवस्थित होने को जो है प्लांटेशन कहते हैं। याद रखिएगा ओवरी के अंदर व्यवस्थित होने वाले प्लेसेंटा को यानी कह सकते हैं कि जो ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा व्यवस्थित रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्लांटेशन जो है कहा गया भैया, अच्छा यहाँ पे प्लेसेंटेशन कहते हैं ना, यानी कि बीजांडन्यास कहते हैं। चलिए इसको आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते। देखिए ये जो है ना कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए जैसे कि हो गया बेसल हो गया, मार्जिनल, एक्साइल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल या जो है पेरिटल इटीसी इत्यादि के बाद आकार का हो सकता है, इत्यादि प्रकार का हो सकता है ना। चलिए अब ये खत्म, अब आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम
और ओव्यूल के बारे में, यानी कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के बारे में इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए ओव्यूल यानी कि बीजांड, याद रखिए बच्चों, यह जो है समान ओव्यूल में निम्नलिखित संरचना में पाई जाती है, निम्नलिखित जो है संरचना में पाई जाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में भी नोट करते जाइए, कॉपी में प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे जो है आप लोग इसको बना लीजिएगा। क्लियर है? यस या नो? वाह, क्लियर है। चलिए, स्टेमेन के बारे में तो बता चुके हैं ना, स्टेमेन के बारे में बता चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, है ना। एपिडर्मिस के बारे में ये सब समझ चुके हैं। बीजाणु जनन के बारे में, है ना, लघु बीजाणु जनन, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियसिस के, अच्छा माइक्रोस्पोरजेनेसिस, हाँ इसके बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ चुके हैं। परागकण और उसके एलर्जी के बारे में पढ़े हैं कि कुछ पौधों के जो परागकण होते हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, घातक होता है, जिससे जो है दमा जैसे जो है बीमारी फैल सकती है, हो सकता है, और ये जो है काफी एलर्जी उत्पन्न करती है, काफी जो है एलर्जी उत्पन्न करती है। जैसे हमने बताया था कि जैसे गाजर का घास हो गया, या जो है पार्थोनियम हो गया, ये सभी क्या है, ये जो है ये एलर्जी उत्पन्न करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है ना। परागकण के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो है परागकण और उसकी जीवन क्षमता के बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, कार्पेल के बारे में समझ चुके हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे समझिए बच्चों कि आपका जो ये मेगास्पोरेंजियम है ना, यानी कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ पे आप समझिए कि ओव्यूल से बीजांड एक समान ओव्यूल के निम्नलिखित संरचना जो है पाई जाती है। पहला आप याद रखिएगा बच्चों कि यह ओव्यूल से बीजांड को ओवरी के अंदरूनी वाल से जोड़ता है, उसको जो है फनिकल कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझेंगे। ये जो ग्रीन कलर का आप दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा होगा, ये वाला जो लेयर है, इस लेयर को, ये पहले ऊपर वाला लेयर को, सबसे बाहरी लेयर को बच्चों याद रखिएगा, सबसे बाहरी लेयर ये जो है ये क्या करता है कि ओव्यूल्स को यानी बीजांड को जो है ओवरी के अंदरूनी वाल से जोड़ता है, अंदरूनी वाल से जोड़ता है, अंदरूनी दीवार से जोड़ता है, उसको जो है फेनिकल कहा गया है, उसको जो है फेनिकल कहा गया है ना, उसका फेनिकल कहा गया है। साथ ही प्यारे बच्चों याद रखिएगा, साथ ही प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो फेनिकल होता है, यानी कि जो फेनिकल है, जो कि आपका ये जो है बीजांड को ओवरी से जो है अंदरूनी वाल से जोड़ता है। और याद रखिएगा कि फेनिकल तथा ओव्यूल्स को जोड़ने वाले वाल को ही क्या है, हाइलम कहा गया है ना। यानी कि ये जो है ये हाइलम है, ये जो क्या है हाइलम है, ये वाला वाल और ये वाला वाल, इसको जो है एक दूसरे से जो है या अंदरूनी वाल से जो है जोड़ता है, उसको क्या कहा गया, हाइलम कहा गया है, हाइलम कहा गया है। याद रखिएगा हाइलम कहा गया है। तो यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, है ना, अच्छे से बच्चों याद रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूसेलस के बारे में समझेंगे कि ओव्यूल जो है कई परतों से बनी भित्ति से जुड़ी रहती है, जिसे जो है न्यूसेलस कहते हैं। जो ओव्यूल्स होता है वो कई परतों से जो है वो क्या होता है, जुड़ी रहता है, कई परतों से जो है ये जुड़ी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, है ना, न्यूसेलस कहते हैं। याद रखिए बच्चों, और यहाँ पे याद रखिएगा, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्या है, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। याद रखिएगा ये जो है नीचे की ओर होता है ना। याद रखिएगा ओव्यूल्स में जो है फेनिकल की तरफ जो है एक छिद्र जो है पाया जाता है, जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है, जो कि खुला होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है खुला जो है संरचना आप देख रहे हैं, जो कि फेनिकल है ना। याद रखिएगा फेनिकल के जो है के पास जो है यहाँ पे खुला हुआ भाग है, जिसको क्या कहता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। और उसके ठीक ऊपर वाले भाग अपोजिट साइड वाले को जो है चलाजल इंड कहा गया है, चलाजल जो है इंड कहा गया है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि बीजांड द्वार यानी कि ओव्यूल्स के फेनिकल की तरफ जो है एक छिद्र पाया जाता है, जिसे जो है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। तथा उस किनारे को याद रखिएगा, प्यारे बच्चों की माइक्रोपाइल इंड या जो है बीजांड द्वारी सिरा तथा उसकी जो है विपरीत सिरा को चलाजल इंड या निभागीय सिरा कहते हैं। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, चलाजल इंड यानी कि निभागीय सिरा कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आप यहां पर अच्छे से समझें
थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप यहाँ पे समझे मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में, यानी एमएमसी के बारे में। तो देखिए ओव्यूल के अंदर जो है एक विकसित कोशिकाएं जो है पाई जाती है, जिसे मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। जिसे क्या कहा गया है, मेगा स्पोर जो है मदर सेल कहा गया है। मेगा स्पोर जो है मदर सेल कहा गया है कि मेगा स्पोर मदर सेल का जो केंद्रक है वो अंदरूनी जो है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि जो है मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है लगातार जो है वो विभाजित होकर के कुल जो है टोटल मिलाकर के 8 जो है न्यूक्लाई यानी कि 8 जो है केंद्रक का जो है निर्माण करता है ना। याद रखिएगा कि जब ओव्यूल के अंदर एक विकसित जो है कोशिकाएं पाई जाती है जिसे जो है मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं, और यह जो है मेगा स्पोर मदर सेल यानी कि जो है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का जो है केंद्रक है वो अर्धसूत्री विभाजन है कि मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है लगातार विभाजित करके कुल जो है 8 न्यूक्लियाई यानी कि 8 जो है केंद्रक का निर्माण करता है। यानी कि आप ये देख रहे हो ये जो है मेगा स्पोर मदर सेल है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। जब ये है इसमें जो है मियोसिस डिवीजन होता है, ये टोटल जो है 8 केंद्रक में विभक्त हो जाता है, 8 केंद्रक का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पे बच्चों आप इसको अच्छे से यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ समझिए मेगा स्पोरजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो अभी हमने जस्ट बताया बच्चा कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि जो है मेगा स्पोर मदर सेल जो है गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को जो है गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो अभी मैंने बताया, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जो है मेगा स्पोर जो मदर सेल है ये जो है आपका क्या होता है कि जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है वह जो है 2 केंद्रक का निर्माण करता है। उसके बाद जब सेकंड मियोसिस होता है, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो जो है 4 जो है अलग अलग जो है कोशिका का निर्माण करता है, 4 अलग अलग जो है केंद्रक का निर्माण करता है ना, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये 3 जो है ये जो 3 सेल है, ये 3 कोशिका जो है वो पूरी तरह से क्या होता है नष्ट हो जाता है, अवस्त्र हो जाता है ना। ये क्या होता है बच्चा, ये जो है अपभ्रष्ट हो जाता है ना, ये अपभ्रष्ट हो जाता है। उसके बाद ये परिपक्व होकर एक ही पूरी तरह से जो है फंक्शनल जो है मेगा स्पोर बनता है ना। क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। इसको आप लोग आज समझे कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो कि द्विगुणित अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिका का निर्माण करता है। इनमें से 3 कोशिका जो है अपभ्रष्ट हो जाती है एवं एक कोशिका विकसित होकर जो है क्रियात्मक गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, जो कि हम फिगर में भी आप लोग अच्छे से समझा चुके हैं, फिगर में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए अब समझ लेते हैं, अब हम लोग समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं फीमेल गेमिटोफाइट के बारे में, यानी कि मादा युग्म कोदभीद के बारे में समझेंगे, या भ्रूणकोश के बारे में, भ्रूणकोश के बारे में यानी एम्ब्रियोसेक के बारे में। याद रखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल दिया जाता है, सब्जेक्टिव में भी रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो है आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से आप लोग को समझना होगा, लाइन बाय लाइन आपको समझना होगा। देखिए क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो कि हम लोग अभी क्रियात्मक गुरु बीजाणु देखे, पहले क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेल जो है वह अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है वो क्या होता है कि 4 अलग अलग जो है सेल का निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है। उसमें 3 जो सेल होता है वह अपभ्रष्ट हो जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो एक ही सेल जो है वो पूर्ण रूप से जो है क्रियात्मक जो है गुरु बीजाणु वो बनता है। और ये देखिए क्रियात्मक गुरु बीजाणु से जो है 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाओं का जो एक भ्रूणकोश का निर्माण करता है, यानी कि एक जो है एक एम्ब्रियोसेक का जो है निर्माण करता है, याद रखिएगा, जिसमें कि फीमेल गेमिटोफाइट या जो है आपका एम्ब्रियोसेक उसे कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ये समझिए बच्चों, यहाँ पे मिटोसिस प्रोसेस यानी समसूत्री विभाजन के दौरान इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा, है ना। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन के दौरान जो क्या होता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु से 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकीय के भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसे फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियोसेक कहते हैं। जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो है आपका यूनिक्लाई है ना, 2 केंद्रक है, उसके बाद 4 केंद्रक हुआ, फिर उसके बाद हो गया 8 केंद्रक, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि इस क्रियात्मक गुरु बीजाणुओं को अगुणित होता है, जो कि समसूत्री विभाजन कर 8 केंद्रक का निर्माण करता है, जिसमें कि 4 जो है विपरीत ध्रुव की जो है
ध्रुव की तरफ जो है विकसित व्यवस्थित होता है, यह जो है सभी केंद्र क्या होता है, अवगुणित होता है। दोनों ध्रुव से जो है एक एक कोशिका केंद्रीय भाग से आकर जो है आपस में फ्यूज होता है और ध्रुवी केंद्रक का निर्माण करता है। और क्या करता है, ये ध्रुवी केंद्रक का जो है प्यारे बच्चों निर्माण करता है। क्लियर है यहां तक क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। और इस प्रकार से जो है पूर्ण रूप से जो है विकसित भ्रूणकोश यानी कि इम्ब्रियो शेक में कुल मिलाकर के 8 केंद्रक जबकि 7 जो है कोशिकाएं जो है पाई जाती है, जो कि आगे हम यहाँ पे फिगर में देखेंगे। आगे बच्चा यहाँ पे फिगर में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आपका देख सकते हैं कि मैच्योर जो है इम्ब्रियो शेक यानी पूर्ण विकसित जो है भ्रूणकोश का विकास का स्ट्रक्चर आप यहाँ देखिए, इसको आप अच्छे समझिएगा। देखिए याद रखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या है, एंटीपोडाल सेल है ना, पोलर न्यूक्लियाई एग सेल है, उसके बाद क्या है सेनराइड। देखिए यहाँ पे समझिए पहले बच्चों, यहाँ पे जैसे कि एक जो है एक कोशिका है ना, जब ये जो है पूरी तरह से जो है ये बट जाता है, समसूत्री विभाजन जब होता है तो इसमें क्या होता है कि 2 से क्या हो जाता है, 2 से हो जाता है 4, 2 से क्या होता है 4, और 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद जो है ये 8 बन जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि 8 में जो है ये एक लेयर यहाँ, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक, यहाँ पे एक बनेगा, और ये यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना 8 केंद्रक बनेगा, लेकिन 7 कोशिका का निर्माण होता है। चलिए यहाँ पे आप समझिए, इसको आप समझिए। देखिए निभागी शिरा को क्या कहा गया है, निभागी शिरा जैसे कि आपको हमने बताया था ना जी, निभागी शिरा किसको कहा गया है, चलिए बताइए निभागी शिरा जो है किसे कहा गया है। तो जैसे कि हमने अभी आप लोगों को बताया है कि निभागी जो शिरा होता है सबसे ऊपर में होता है, बीजाणु द्वार से अपोजिट में होता है, ऊपर में होता है। तो निभागी शिरा की तरफ जो है 3 कोशिकाएं जो है पाई जाती है, जिसे जो है प्रतिवसांत यानी कि एंटीपोडाल कोशिका कहते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है 3 गो है, और ये 2 जो है एक में है ना, 2 जो है ये पोलर न्यूक्लियाई है। बीजाणु द्वारी शिरा तरफ जो है 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक जो है अंड कोशिका तथा 2 जो है सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। बीच में 2 केंद्रक मिलाकर ध्रुवी कोशिका का निर्माण होता है, 2 केंद्रक मिलाकर ध्रुवी कोशिका का निर्माण होता है, जो कि एक बड़ा सा जो है एक सेल का निर्माण होता है। और 2 जो है सहायक, 2 जो है क्या होता है, सहायक कोशिका यानी कि जो आपका क्या है सेनराइड है ना, 2 सेनराइड जो है सेल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से निषेचन से पहले जो है क्या होता है, भ्रूणकोश यानी कि इम्ब्रियो शेक में जो है 6 अगुणित केंद्रक तथा एक जो है द्विगुणित केंद्रक पाई जाती है। यानी क्या होता है, 6 गो जो है अगुणित केंद्रक होता है और एक जो है वो क्या होता है, द्विगुणित जो है केंद्रक पाई जाती है। इसी से हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय भ्रूणकोश यानी कि इम्ब्रियो शेक जो है कहते हैं। क्लियर है? इस फिगर के अनुसार आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, एक पिक्चर के अनुसार आप लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे टॉपिक आता है परागकण के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। तो ये जो पॉलिनेशन है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो है इस टॉपिक को समझेंगे। पॉलिनेशन के बारे में देखिए, पॉलिनेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और जो है आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो है किस प्रकार कौन से खंड आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे इसका पॉलिनेशन होता है। फिर क्रॉस पॉलिनेशन में किस प्रकार से होता है वो भी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों आज की क्लासेस में बस इतना ही। आज की क्लासेस में मैंने जितना बताया हुआ है उसको 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो अगर आप सिर्फ बताओगे हर पासे कर देना तो भैया हो जाता है, तो भैया पास के चक्कर में मत आइए। आपको जब तैयारी करना है तो बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए आपका जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है हम लोग जो है पूरी तरह से जो है जब फ्लावर का स्ट्रक्चर को समझ लिए है ना, उसका जो है जो 4 जो है चक्र था उसको हम लोग समझ लिए है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है कि माइक्रोस्पोरजेनियस जो है पढ़ लिए है ना। उसके बाद बच्चों कार्पल के प्रकार पढ़े, प्लेसेंटा के बारे में पढ़े है ना। तो उसके बाद जो है क्या है माइक्रो स्पोरजेनेसिस के बारे में पढ़े, यानी कि लघु बीजाणु जनन के बारे में। लघु बीजाणु से रिलेटेड आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा,
सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा। परागकण और उससे होने वाली एलर्जी के बारे में पढ़े कि कुछ ऐसे पौधों के जो परागकण होते हैं वो काफी ज्यादा जो है हानिकारक होता है मनुष्य के लिए, वो एलर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है। और परागकण और उसकी जो है जीवन काल के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, और फूल के जो स्ट्रक्चर होते हैं, फूल के स्ट्रक्चर में जो आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, है ना, पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। फूल के कार्य क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में समझ चुके हैं। तो अब जो है आपका जो इसी चैप्टर का है ना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का जो आगे टॉपिक है आपका पॉलिनेशन के बारे में, परागकण के बारे में, इसके बारे में प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। अगर उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पे डाउट है पूछ लीजिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जो अपनी जो है क्वेश्चन को रखिएगा, सवाल को रखिएगा। अगर समझ में नहीं है तो एक बार जरूर से जरूर है संपर्क भी कर लेना, ठीक है। अगर समझ में आ चुका है तो नीचे भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी जो ये जो क्लासेस है आपको कैसा लगा, किस प्रकार से क्लासेस रही आपकी और कितना आपको जो है समझ में आया, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो एप्लीकेशन पर ही आप लोगों को जो है पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। अगर व्हाट्सएप में जो है पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों जगह आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।